गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। भावना, मोनू, आयुषी, एनीवन, नमन, यस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 चल रही थी अपनी, शर्त एवं आश्वासन। ठीक है, तो ओपन करते हैं अपन। ICI ओपन करो एक बार। ठीक है, लिया कहाँ तक था? विपणनशीलता की शर्त तक लिया था आई थिंक। लास्ट बाकी है, ठीक है। सेवेंथ वाला लेना अपन को बाकी है। देखो अपन ने अभी तक इसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गर्भित शर्तों के बारे में। सबसे पहले थी हमारी अधिकार संबंधित गर्भित शर्त। क्या कहती थी? कि विक्रेता के पास वस्तु को बेचने का अधिकार होना चाहिए, विक्रय में तो तुरंत, और विक्रय के ठहराव में जब यह विक्रय में बदलेगा। ठीक है। दूसरा हमने बोला कि वर्णन संबंधित गर्भित शर्त, जो वस्तु है अगर वर्णन के आधार पर बेची गई है तो वस्तु वर्णन के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था नमूने संबंधित गर्भित शर्त। नमूने संबंधित गर्भित शर्त कहती है कि भाई अगर माल नमूने के आधार पर बेचा गया है, संपूर्ण माल नमूने के अनुसार होना चाहिए, क्रेता को मिलान का अवसर मिलना चाहिए, वस्तु गुप्त दोषों से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर नमूने एवं वर्णन संबंधित गर्भित शर्त। तो माल दोनों के अनुसार होना चाहिए, किसी भी एक के अनुसार नहीं है तो ये गर्भित शर्त भंग हो जाएगी, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था गुणवत्ता एवं उपयुक्तता संबंधित गर्भित शर्त। सामान्यतः लागू नहीं होती, सामान्य नियम कहता है क्रेता सावधान रहो। कब लगेगी? जब क्रेता ने विक्रेता को उद्देश्य बता दिया, विक्रेता की ही निपुणता या चतुराई पर विश्वास किया और इसी तरीके के वस्तुओं में व्यवहार करता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने बात की थी कि भाई अगर विपणन योग्यता संबंधित गर्भित शर्त, ये अपन ने क्या बोला कि अगर वर्णन के आधार पर वस्तु खरीदी गई है और ऐसे व्यक्ति से खरीदी गई है जो उसी प्रकार के वस्तुओं में व्यवहार करता है, तो वस्तु विपणन योग्य होनी चाहिए। विपणन योग्य होनी चाहिए मतलब उसे आप आसानी से बाजार मूल्य में बेच सकते हो, उस कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है, और तीसरा गुप्त दोषों से मुक्त होनी चाहिए। ये पढ़ा था अपन ने। और अगर वस्तु का निरीक्षण कर लिया गया है तो यह वाली गर्भित शर्त लागू नहीं होती। अब हम पढ़ रहे हैं आखिरी पूर्णता संबंधित गर्भित शर्त। इसके लिए एक लाइन लिख लो। पूर्णता संबंधित गर्भित शर्त के लिए एक लाइन लिखना। खाने या पीने की चीज, खाने या पीने की चीज खाने या पीने के योग्य होनी चाहिए। लिखो एक बार, खाने या पीने की चीज खाने या पीने के योग्य होनी चाहिए। हाँ, खाने या पीने की चीज खाने या पीने के योग्य होनी चाहिए। ये कहती है हमारी पूर्णता संबंधित गर्भित शर्त कि यदि आप खाद्य पदार्थों को या उपभोग की वस्तुओं के मामले में बात करें तो उनका व्यापार योग्य होने के साथ साथ उनका खाद्य योग्य होना भी ज़रूरी होता है। खाने या पीने की चीज़ खाने या पीने के लायक होनी चाहिए। एक केस आया था फ्रॉस्ट बनाम एल्सबरी डेयरी कंपनी। उसके अंदर क्या हुआ था कि भाई एक बंदा डेयरी की दुकान पे गया, दूध खरीदा। दूध के अंदर टाइफॉइड यानी मयादी बुखार के जीवाणु थे। ये दूध वो घर पे लेके गया, उसकी वाइफ ने ये दूध पी लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई और बाद में जाके उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई। ठीक है, तब उस केस में बोला गया था कि भाई कौन सी गर्भित शर्त भंग हुई? पूर्णता संबंधित गर्भित शर्त। दूध पीने के लायक नहीं था, दूध पीने के लायक नहीं था। अब बच्चे ऐसे ऐसे डाउट लेके आते हैं। मेरे पास डाउट आया कि मैम क्या उपचार देंगे, उसको नई बीवी ला के देंगे क्या? मैंने बोला बेटा और कोई भी उपचार मिले, जो तुम कह रहे हो वो तो मिलने वाला नहीं है। फिर तो पता चला कि खुद ही ने ऐसा दूध बनाया होगा। ठीक है, छोड़ो। आगे क्या लिखा है देखो, एग्जाम्पल सेम है कि नहीं, पढ़ना एक बार। आ ने फा को दूध सप्लाई किया, दूध में टाइफाइड के कीटाणु मौजूद थे। एफ की पत्नी ने दूध पिया, इन्फेक्शन हो गया। अब क्या बोला गया? यहाँ करेक्शन है, सही करना। पूर्णता की शर्त जो है वो विखंडन हो गया है,
वर्णन के तो अनुरूप ही थी बेटा, दूध है तो दूध में वर्णन तो कुछ हुआ ही नहीं ना। नहीं, उसमें तो कुछ उसने वर्णित किया ही नहीं ना, वो तो सिंपल गया डेयरी पे, दूध खरीद लिया। दूध के अंदर क्या है, जर्म्स थे, वो देख के तो पता चलते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, खाने या पीने की चीज़ खाने या पीने के योग्य होनी चाहिए। नहीं है, कौन सी शर्त भंग हो गई तुम्हारी? पूर्णता वाली। क्या उपचार है? अनुमान समाप्ति, माल वापसी, हट जाने, या फिर दोनों? समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ? उद्देश्य कैसे बताता दूध का? हाँ भाई, दूध के अंदर जर्म्स है, ये कैसे पता चलेगा ये बता? नहीं पता चलता। किस में जाएगा? पूर्णता संबंधित गर्भी शर्त में जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ दे रखी है इसके अंदर? देखो आगे लेते हैं अपन गर्भित आश्वासन के बारे में। 4 गर्भित आश्वासन है। कौन से आश्वासन गर्भित आश्वासन में आते हैं? जिनकी मान्यता कानून द्वारा ली जाती है। तो एक लाइन आ रही होगी, देखो, यह एक आश्वासन है जो कानून विक्रय के अनुबंध में रचा बसा मानता है। मतलब ऐसे आश्वासन जिनकी मान्यता कानून द्वारा ली जाती है उन्हें क्या माना जाएगा? गर्भित आश्वासन। 4 प्रकार के होते हैं आपके। इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। एक सेकेंड क्लास, इसमें उलझ रहा है। हाँ, अब देखते हैं। देखो इसमें हम बात कर रहे हैं गर्भित आश्वासन की। गर्भित आश्वासन लेते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बेटा। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है गर्भित आश्वासन। हाँ, किस कार्य के लिए बनाया गया है? दूध पीने के लायक नहीं है। विपरणशीलता की शर्त के साथ साथ उसका खाद्य योग्य या पेय योग्य होना ज़रूरी है। उसमें यही लिखा हुआ था कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो गर्भित आश्वासन पढ़ो एक बार। 4 दिए हुए हैं। पहला हम लेने जा रहे हैं शांतिपूर्ण कब्जे का आश्वासन। क्या कहता है वो देखो एक बार। सबसे पहला आश्वासन ये कहता है कि अगर पैसे देकर के क्रेता कोई वस्तु खरीद रहा है तो उसका अधिकार बनता है कि वो शांति प्रिय तरीके से उस वस्तु का उपभोग कर सकता है। अगर कोई भी उससे उसका कब्जा छीनने की कोशिश करेगा, कौन सा आश्वासन भंग होगा? शांतिपूर्ण कब्जे का आश्वासन। ठीक है, और क्या मिलेंगे? हट जाने। क्या लिखा है देखो, गर्भित आश्वासन से तात्पर्य है क्रेता को शांतिपूर्ण तरीके से वस्तु के प्रयोग करने का अधिकार होगा। अर्थात यदि क्रेता ने माल को कब्जे में ले लिया, बाद में उसे क्या हुआ, इस अधिकार में बाधा डाली गई, तो ये आश्वासन भंग हो जाएगा और क्या मिलेंगे? हट जाने। आश्वासन भंग होता है तो क्या मिलते हैं? हट जाने। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो देखो एक बार। यहाँ नहीं दिया हुआ, आप एक बार देखो इसका एग्जाम्पल। ए ने बी को एक टीवी बेचा। जो ए ने क्या किया है? गोपाल के घर से चुराया है, चोरी का माल है। किस्मत बुरी निकली, गोपाल और बी क्या निकल गए? दोस्त। आईपीएल के चल रहे थे मैचेस, खुद के यहाँ तो टीवी खराब था, किसके यहाँ पहुँच गया देखने के लिए? बी के पास। अब ये टीवी देखते ही समझ गया कि ये तो मेरा टीवी है, कोई निशानी होगी। अब भाई इसके पास तो क्या है? अधिकार है। विश्व के विरुद्ध अधिकार होता है ना, स्वामित्व है। तो क्या करेगा? बोलेगा भाड़ में जाए तेरी दोस्ती, मैं तो टीवी लेके जा रहा हूँ। ये तो भाई टीवी लेके आ जाएगा, वापस ला सकता है ये तो। ठीक है, अब बी का शांति प्रिय कब्जा भंग हुआ कि नहीं हुआ ये बता। कौन सा आश्वासन भंग हो गया? शांतिपूर्ण कब्जे का आश्वासन। बी क्या ले सकता है? सिर्फ हट जाने। बी सिर्फ क्या ले सकता है? हट जाने। भाई यहाँ पर टीवी तो रख ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि माल किसका है? चोरी का माल है, तो इसमें स्वामित्व तो मिलना नहीं है, टीवी तो मिलना नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या मिल सकते हैं? हट जाने। समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ बेटा? तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल आता है ना, उसके अंदर वर्ड आएगा चोरी का माल।
हाँ, समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ बेटा। गोपाल पे क्या केस करोगे? गोपाल तो ले गया। गोपाल ए पे करेगा ही नहीं, उसको तो टीवी मिल गया ना। कौन करेगा जिसको दिक्कत है? दिक्कत किसको है? बी को। अच्छा, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अपनी गलियों में कई बार फेरी वाले आते हैं सामान बेचने के लिए, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करोगे ना तो 1000 रुपये की चीज़ 200 तक में दे जाएंगे। ऐसा होता क्यों है पता है? हाँ, चोरी का माल होता है। जैसे टोल टैक्स पे गाड़ियाँ रुकी तो 1-2 गट्ठर निकाल लिए उसमें से, और फिर उनको क्या करेंगे? गलियों में जा के बेचेंगे। अब भाई ऐसा ही एक आया आपके पे आम फेरी वाला, आपने उससे सामान खरीद लिया। भाई 1000 नहीं दिए तो क्या हुआ? 200 तो दिए थे ना, ठीक है। अब बार बार वास्तविक मालिक की कंप्लेन आ रही थी, माल मिसिंग हो रहा था हर बार 1-1, 2-2 गट्ठर, ठीक है। तो अब क्या हुआ? पुलिस ने छानबीन की। अब छानबीन की तो पता चला कि भाई ये वाला बंदा जो है ये काम करता है। वो फेरी वाला पकड़ा गया। अब उस फेरी वाले से पूछा गया माल कहाँ कहाँ बेचा था, आपके घर का पता बता दिया। पुलिस आ गई आपके घर, सामान लेके चली गई। शांति प्रिय कब्जा भंग हुआ कि नहीं हुआ? चाहे 200 ही दिए तो थे ना तुमने, फिर भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलता, ठीक है। और वो फेरी वाला है, उससे कुछ पैसे मिले तो पुलिस तुझे देगी, वरना वो पैसे भी डूब गए। सही कहा कि नहीं कहा बताओ? पुलिस अपनी जेब से तो देने वाली नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भाई चोर बाजार से और फेरी वालों से सामान नहीं खरीदना चाहिए। समझ आई चीज़ की नहीं आई? ठीक है, तो ये था अपना पहला आश्वासन। अब आ जाएंगे दूसरे पे। हाँ, ए अगर नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही नहीं बेसिकली, ये मानो, क्योंकि चोरी माल बेच के वो तो गया, ठीक है। वो नहीं मिलेगा, तुम जाओ पुलिस के पास। पुलिस भी तुम्हें पैसे तो, गुड्स तो दिलवा नहीं सकती। वो पकड़ में आ गया, उसके पास कुछ पैसा हुआ तो पैसा दिलवा देगी थोड़ा। मतलब समझ नहीं आया। बिना बिना बिल के अवैध कुछ नहीं है बेटा। बहुत सारी चीज़ों में आप बिल नहीं लेते हो। दिक्कत क्या है कि भाई अगर आप कल को कोर्ट में चले जाओ और कोई केस फाइल करो तो वहाँ सुनवाई होती है सिर्फ सबूतों के आधार पर। सबूत नहीं है तुम्हारे पास, स्वामित्व का कोई सबूत है ही नहीं, और अगर आप मांगते तो वो आपको दे भी नहीं पाता, क्योंकि वस्तु तो उसकी थी नहीं। चोरी का माल था, कैसे देगा बता? और दे क्यों रहा है? जिस चीज़ मार्केट में चल रही है 1000 रुपये की, तुम्हें 200 में दे रहा है, वो तो 200 भी उसको मिल रहे हैं, उसके तो 0 का है। मेहनत है बस, ठीक है। भार मुक्त होने का आश्वासन। सेकंड देखो क्या है? भार मुक्ति का आश्वासन, ऋण भार से मुक्ति का आश्वासन। अब ऋण भार क्या होता है देखो इसमें, गिरवी, बंधक, प्रभार। गिरवी, बंधक और प्रभाव क्या चीज़ है? देखो, कोई वस्तु जो विक्रेता बेच रहा है उस पर किसी भी तरीके का भार नहीं होना चाहिए। मतलब वो पहले से किसी के पास गिरवी रखी हुई नहीं होनी चाहिए, उस पर पहले से कोई बंधक नहीं होना चाहिए, उस पर कोई प्रभार नहीं होना चाहिए, उस पर कोई ऋण नहीं होना चाहिए। अगर है तो कौन सा आश्वासन भंग हो जाएगा? दूसरा। क्या मिलेंगे? हट जाना। भाई हट जाना ही मिलते हैं आश्वासन भंग में, तो और कोई उपचार ही नहीं होता। देखो, ए ने क्या किया, 15,000 रुपये का लोन लेने के लिए सी के पास अपनी गाड़ी गिरवी रख दी और उससे बोला तुझे कार तो दूंगा अगले दिन, ठीक है। और तुरंत ये कार क्या की? बी को बेच दी। जो ये माल बेच रहा है ये पहले से गिरवी रखा हुआ है। कौन सा आश्वासन भंग हुआ? ऋण भार से मुक्ति का आश्वासन। क्या मिलेंगे? आश्वासन हट जाने। क्या मिलेंगे? हट जाने मिलेंगे। समझ आ गई चीज़ की नहीं आई बताओ बेटा? नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है। थर्ड वाला बाद में लेंगे, पहले फोर्थ लेते हैं। माल के खतरनाक होने के विषय में सूचना। खतरनाक प्रवृत्ति का माल बेच रहे हो तो भाई एक बार वार्निंग देनी बनती है, चेतावनी देनी पड़ेगी। चेतावनी किसको देनी है? क्रेता को। तुमने चेतावनी दी नहीं और फिर क्रेता को हो गया नुकसान तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, हर्जाने देने पड़ेंगे। सिगरेट वगैरह होती है, वार्निंग होती है कि नहीं होती है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। टोबैको वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी वार्निंग लिखी हुई होती है ऊपर। क्या? च्यूइंग ऑफ सुपारी और टोबैको में कॉज कैंसर। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो अब भाई अगर कोई खतरनाक वस्तुएं हैं तो आपको क्या देनी पड़ती है? चेतावनी। क्रेता को बताओ कि भाई ये नुकसान हो सकता है, आपने नहीं बताया, नुकसान हो गया, कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार। क्या देने पड़ेंगे? हर्जाने। कौन सा आश्वासन भंग होगा?
माल के खतरनाक होने के विषय में सूचना। अब ये खतरनाक वस्तुओं में यूजुअली किसका एग्जाम्पल दिया जाता है, लिख लो, कीटनाशक दवाएं। ठीक है, कीटनाशक दवाएं वगैरह इनका एग्जाम्पल डालते हैं ये लोग। ए ने सपोज करो एक कीटनाशक की बोतल बेची बी को, और इस पर कोई भी वार्निंग या चेतावनी लिखी हुई नहीं थी। बी ने घर जाके क्या किया, इस बोतल को खोला, बोतल में से क्या हुआ, जहरीली गैस निकली, जिसकी वजह से बी जो है उसकी पत्नी की आंखें जल गई। कौन सा आश्वासन भंग हुआ, क्या मिलेंगे, हट जाने। समझ आई चीज की नहीं आई? ऐसा क्वेश्चन बना के वो कभी भी डाल सकता है। सीपीटी में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते थे अपन से कि भाई खतरनाक वस्तुओं के विषय में प्रकटन सूचना, कि अगर विक्रेता के द्वारा कोई वस्तु बेची जाती है, गर्भित आश्वासन होता है कि यदि वस्तु मूल रूप से खतरनाक है और क्रेता के लिए खतरनाक होने की संभावना है, क्रेता को उक्त खतरे के प्रति अनभिज्ञ है, उसे इसकी जानकारी नहीं है, विक्रेता के लिए आवश्यक है कि भाई क्या करे, चेतावनी दे। नहीं दिया, नुकसान हो गया, तो कौन जिम्मेदार, क्या देने पड़ेंगे, हर्जाने। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ बेटा। अब आखिरी पढ़ेंगे। हाँ, भाई हर्जाने लेगा क्या चीज, जो नुकसान हुआ है उसके भी हर्जाने मिलते हैं, पूरा नुकसान में शामिल है वो। अच्छा, इसके बाद आ रहा है, देखो, एक ऐसा आश्वासन जैसी शर्त भी पड़ी थी, क्या, गुणवत्ता व उपयुक्तता के प्रति व्यापार के तौर तरीके द्वारा आश्वासन। भाई गुणवत्ता या उपयुक्तता की अगर बात करें, ना तो गर्भित शर्त सामान्यतः लागू होती है, ना ही गर्भित आश्वासन, क्योंकि सामान्य नियम क्या कहता है, क्रेता सावधान रहो, लेकिन व्यापारिक तौर या तरीके द्वारा लागू हो सकती है। कैसे लिखा हुआ है देखो एक बार, पहले तो अंडरलाइन यहाँ से करना। सप्लाई किए गए माल के किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयुक्तता या गुणवत्ता की गर्भित शर्त या आश्वासन के संबंध में नियम है, क्रेता सावधान रहे, अर्थात विक्रेता का कोई दायित्व नहीं बनता कि वह पूरी सत्यता बताए। सही है, सामान्यतः लागू नहीं होती। सामान्य नियम क्या कहता है, क्रेता सावधान रहो। कब लगेगी वो सुनो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुणवत्ता उपयुक्तता के प्रति गर्भित आश्वासन व्यापार के तौर तरीकों द्वारा जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसी कोई व्यापारिक प्रथा चल रही है, प्रचलन चल रहा है, तो फिर लागू हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। जैसे मान लो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कपड़ा आपको फिट नहीं आया तो आप दुकान पे चले जाते हो ना, तो वो आपको साइज़ बदल के देता है, और अगर साइज़ नहीं होता तो क्या बोलता है, इस कीमत की दूसरे कोई कपड़े वपड़े खरीद लो। पैसे तो नहीं देता, लेकिन वस्तु बदल के देता है कि नहीं देता है। तो व्यापारिक प्रथा या प्रचलन द्वारा यहाँ पर लागू माना जा सकता है। ठीक है, तो सामान्यतः लागू नहीं होता। सामान्य नियम क्या कहता है, क्रेता सावधान रहो। दोबारा देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी तक इस टॉपिक में। हम पढ़ रहे हैं गर्भित आश्वासन। सबसे पहले तो देखे आना, गर्भित आश्वासन क्या होते हैं, जिनकी मान्यता कानून द्वारा ली जाती है, यह अनुबंध में दिए हुए नहीं होते। फिर बताना ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला बता क्या आओगे, निर्बाध कब्जे का आश्वासन, शांतिपूर्ण कब्जे का आश्वासन। ठीक है, इसमें क्या बताओगे कि अगर वस्तु को पैसे देकर के क्रेता बाजार से खरीद रहा है तो उसका अधिकार बनता है, शांतिप्रिय तरीके से इसका उपभोग कर सकता है। यदि उसके इस अधिकार में बाधा डाली जाती है, यह गर्भित आश्वासन भंग मान लिया जाएगा। क्या मिलेंगे, हट जाने। फिर आ जाना ऋण भार से मुक्ति का आश्वासन। जो वस्तु विक्रेता बेच रहा है उस पर किसी भी तरीके का ऋण भार नहीं होना चाहिए, उस पर कोई ऋण नहीं होना चाहिए, वो पहले से किसी के पास गिरवी रखी हुई नहीं होनी चाहिए, बंधक प्रभार नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर यह आश्वासन भंग हो जाएगा। क्या मिलेंगे, हट जाना। तीसरा इसके अंदर हमने पढ़ा, माल के खतरनाक वस्तुओं के विषय में सूचना। अगर कोई खतरनाक प्रवृत्ति की वस्तु विक्रेता बेच रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि चेतावनी दे। किसको चेतावनी दे, क्रेता को। ठीक है, नहीं दी और क्रेता को नुकसान हो गया तो आप जिम्मेदार माने जाओगे। लास्ट, गुणवत्ता व उपयुक्तता के गर्भित आश्वासन सामान्यतः लागू नहीं होता। सामान्य नियम, क्रेता सावधान रहो। कब लगेगा,
व्यापारिक तौर तरीके या प्रचलन द्वारा लागू हो सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, ये बताओ। अब हम क्या लेने जा रहे हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्रेता सावधान रहो। क्रेता सावधान रहे, धारा नंबर है तुम्हारी 16। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 6 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, दोनों करेंगे। 16 है धारा इसकी, तो कैव अटेम्प्टर की बाद में लिखवा दूंगी, यूनिट कंप्लीट हो तब याद दिलाना है ना। क्रेता सावधान रहो, कैव अटेम्प्टर, धारा नंबर 16 क्या कहती है कि भाई क्रेता का कर्तव्य बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि माल का चयन करे। माल का चयन करना किसका कर्तव्य है, क्रेता का। अगर माल खराब निकलता है तो विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। अगर क्रेता ने खुद की निपुणता पर, चातुर्य पर विश्वास किया, चीज़ सही नहीं निकली तो वह स्वयं जिम्मेदार है, विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। क्रेता का दायित्व बनता है कि माल खरीदने से पहले स्वयं को क्या कर ले, संतुष्ट कर ले कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही है, ठीक है। यदि वह स्वयं के हुनर व निर्णय पर निर्भर करता है और वस्तु दोषपूर्ण निकलती है तो वह विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। यही है आपका सिद्धांत, क्रेता सावधान रहो। क्रेता सावधान रहो। इसका उदाहरण जो है वो देखो आईसीआई से तो लेंगे ही लेंगे, बट मैं आपको बताऊं ये एग्जाम्पल आपने पहले भी कहीं पढ़ा है। ए ने बी को कुछ नीलामी द्वारा विक्रय में पिग्स बेचे थे, सुअर बेचे थे कई सारे। फिर उसने क्या किया था, अपने स्वस्थ सुअर के साथ मिक्स कर दिया था और एक एक करके उसके सारे स्वस्थ जो सुअर थे वो भी क्या थे, मर गए। तब भी क्या बोला गया था, क्रेता सावधान रहो। आपने अनुबंध अधिनियम पढ़ा था, सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है, उसके अंदर ये उदाहरण था आपका। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर ये क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत दिया गया था। एक केस था ये वार्ड बनाम हॉब, जिसके अंदर ये निर्णय दिया गया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी आएगा आईसीआई में। आगे इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अपवाद। सामान्य नियम कहता है कौन जिम्मेदार है, क्रेता। तो अपवाद क्या कहेंगे कि भाई क्रेता जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर विक्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। 99% तो विक्रेता ही होता है। इसके अंदर पहला आ रहा है उपयोग के अनुकूल। उपयोग के अनुकूल, यदि क्रेता ने विक्रेता को उद्देश्य बता दिया कि मुझे वस्तु क्यों चाहिए, ठीक है, विक्रेता के चातुर्य या निपुणता पे विश्वास किया, विक्रेता इसी प्रकार के माल में व्यवहार करता है, चीज़ सही नहीं निकली तो कौन जिम्मेदार, विक्रेता जिम्मेदार। केस का नाम याद आ रहा है, प्रीस्ट बनाम लास्ट, अभी बताया था, ठीक है, कल बताया था मैंने इसके बारे में। प्रीस्ट बनाम लास्ट का क्या था, केमिस्ट की दुकान पे गया, ऐसी कांच की बोतल दो, गर्म पानी रखा जा सके, भरा तो उसमें बोतल फट गई थी, तो हमने बोला था विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। ये वही है, एक बार पढ़ के देखो, यही चीज़ थी ना। क्रेता ने क्रय का उद्देश्य विक्रेता को बता दिया, क्रेता ने विक्रेता के चातुर्य व निर्णय पर विश्वास किया, इसी प्रकार के वर्णन का माल सप्लाई करने का विक्रेता का व्यवसाय है, तो विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। केस का नाम वही, प्रीस्ट बनाम लास्ट। कौन से वाला, ब्रांड नेम वाला, वो भी आ रहा है देखो। उसमें भी क्या होता था, ना विक्रेता जिम्मेदार ना क्रेता जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होता था, कंपनी, तो वो भी आएगा। पेटेंट व ब्रांड नेम के अंतर्गत खरीदा गया माल, तो माल की गुणवत्ता उपयोगिता की गर्भी शर्त लागू नहीं होती। लागू नहीं होती मतलब विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। इस मामले में विक्रेता और क्रेता दोनों जिम्मेदार नहीं होते। कौन जिम्मेदार होता है, जिसकी पेटेंट और ब्रांड नेम है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, विक्रेता सक्रिय रूप से तथ्यों को छिपाता है, कपट करता है, मिथ्या वर्णन करता है, तो गलती किसकी है, विक्रेता की, विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। अब विक्रेता जिम्मेदार है तो अपवाद में ही जाएगा। सामान्य नियम क्या कहता है, कौन जिम्मेदार, क्रेता, ठीक है। अब देखो, तुमने गर्भित शर्तें पढ़ी थी, माल वर्णन के अनुसार नहीं निकला, विक्रेता जिम्मेदार, नमूने के अनुसार नहीं निकला, विक्रेता जिम्मेदार, वर्णन नमूने दोनों से मैच नहीं खाता, विक्रेता जिम्मेदार, विपणन योग्य नहीं है तो विक्रेता जिम्मेदार। तो ये चारों इसके अंदर आ जाएंगी। देखो, वर्णन के अनुसार बेची गई है, वर्णन के अनुसार नहीं निकली, विक्रेता जिम्मेदार, विक्रय योग्य नहीं है, कौन जिम्मेदार,
विक्रेता जिम्मेदार। नमूने के अनुसार नहीं है न, कौन जिम्मेदार? विक्रेता। नमूने व वर्णन दोनों के अनुसार नहीं है, कौन जिम्मेदार? विक्रेता। अब लास्ट पॉइंट और एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन सा है तुम्हारा? देखो एक बार, व्यापार में चल रही प्रथा। देखो, माल की गुणवत्ता व उपयुक्तता की गर्भित शर्त सामान्यतः लागू नहीं होती, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा था आश्वासन में कि व्यापारिक प्रथा या प्रचलन द्वारा लागू हो सकती है, और अगर लागू होती है और विक्रेता इसे पूरी ना करे तो क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता, विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। वही रेडीमेड गारमेंट वाला एग्जाम्पल देख लो कि अगर वस्तु फिट नहीं आती है तो वहाँ पर क्या होगा? चेंज करके देगा बंदा कि नहीं देगा? देना पड़ेगा। विक्रेता अगर नहीं चेंज करता, विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। दोबारा पूरा टॉपिक रिवाइज करवा रही हूँ, सुन लो। क्रेता सावधान रहो, धारा नंबर 16। विक्रेता जो है उसका दायित्व नहीं है कि वो अपने वस्तुओं को दोष को सार्वजनिक रूप से बताए। पूछने का कर्तव्य किसका है? क्रेता का। क्रेता का कर्तव्य बनता है कि माल का चयन करते समय आंख और कान खुले रखे कि भाई वस्तु उसके उद्देश्य के अनुसार होगी। अगर वह स्वयं के हुनर या चातुर्य पर विश्वास करता है, चीज़ सही नहीं निकलती तो स्वयं जिम्मेदार है, विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। फिर उदाहरण आ गया, फिर हमने पढ़े इसके अपवाद। पहला हमने बोला था उपयोग के लिए अनुकूलता। क्रेता ने विक्रेता को उद्देश्य बता दिया और उसी के ही चातुर्य और निर्णय पर विश्वास किया। विक्रेता इसी प्रकार की वस्तुओं में व्यवहार करता है, चीज़ सही नहीं निकली, विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। प्रीस्ट बनाम लास्ट। सेकेंडली हमने क्या बोला? वस्तु पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत खरीदी गई तो वहाँ पर ना तो विक्रेता जिम्मेदार, ना क्रेता। कौन? पेटेंट या ब्रांड नेम कंपनी। तीसरा हमने बोला विक्रेता छल कपट करता है, मिथ्या वर्णन करता है, कपट करता है, विक्रेता जिम्मेदार। फिर 4 गर्भित शर्तें आ गई, वर्णन वाली, नमूने वाली, वर्णन व नमूना दोनों, और लास्ट विपणनशीलता। फिर लास्ट पॉइंट तुमने लिया व्यापार में चल रही प्रथा। गुणवत्ता व उपयुक्तता संबंधित गर्भित शर्त, गर्भित आश्वासन सामान्यतः लागू नहीं होते। कब लागू होते हैं? जब व्यापारिक प्रथा या प्रचलन द्वारा, और अगर विक्रेता इसको पूरा नहीं करता तो विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। ये पूरा टॉपिक है। अब किससे करेंगे? आईसीआई से। तो एक बार ओपन करते हैं आईसीआई अपन। देखो, क्रेता सावधान रहो, धारा नंबर 16। कैवेट टेम्पटर मतलब क्या होता है? क्रेता सावधान रहो। जब विक्रेता बाजार में अपना माल दिखाता है, क्रेता की जिम्मेदारी है माल का सही चयन करे। बाद वह माल खराब निकलता है तो क्रेता विक्रेता को गलत चयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। यह अनिवार्य नहीं है कि विक्रेता अपने माल की अशुद्धियों को सार्वजनिक रूप से बताए। पूछने का कर्तव्य किसका? क्रेता का। खरीदार का ही कर्तव्य बनता है कि सामान खरीदने से पहले संतुष्ट कर ले उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसके लिए वह खरीद रहा है सामान, उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं करेगा। यदि सामान या वस्तुएं दोषपूर्ण निकलती है, उद्देश्य को पूरा नहीं करती, तो वह केवल अपने हुनर या निर्णय पर ही निर्भर है, तो खरीदार विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। ये है तुम्हारा नियम, क्रेता सावधान रहो। इतना करना है, सामान्य नियम इतना करना है। उसके बाद में ये शर्तें यहाँ से मत करना, क्योंकि यह पहले वाले अपवाद में तीनों वापस आएंगी। उदाहरण देखो, यही वाला पढ़ाया था तुम्हें। सेकंड खुद रीडिंग लगाओ तो लगा लेना, सिंपल सा है, हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया तुम्हें, क्रेता सावधान रहो का। वार्ड बनाम हॉप का केस है ये। अब क्या आ रहे हैं? अपवाद। पहला अपवाद क्या कहता है तुम्हारा? उपयोग के अनुकूल। क्या क्या चीजें हैं देखो। ऐसे विक्रेता से माल खरीदा है जो इसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माता या व्यापारी है। क्रेता ने उद्देश्य बता दिया था विक्रेता को कि भाई मुझे माल किस लिए चाहिए, दूसरा, और विक्रेता की ही निपुणता व चातुर्य पर विश्वास किया था, तीसरा। तो अब भाई यहाँ पर विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। अब इसके अंदर प्रीस्ट बनाम लास्ट का केस आ रहा होगा, ये मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया। इसमें इतना ही करना है, इस पॉइंट में आपको इतना ही करना है। फिर आ जाओगे सेकेंड पॉइंट। अभी तो मैं बता रही हूँ थ्योरी के हिसाब से कितना करना है, प्रैक्टिकल भी बात करेंगे इसके। जब कोई माल पेटेंट नेम या ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचा गया है तो गुणवत्ता उपयुक्तता की गर्भित शर्त लागू नहीं होती। कोई गर्भित शर्त नहीं है कि वस्तु विक्रय योग्य होगी।
पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत माल बेचा है तो फिर ना तो विक्रेता जिम्मेदार ना ही क्रेता। कौन जिम्मेदार है कंपनी जिसका पेटेंट या ब्रांड नेम है। वस्तु वर्णन द्वारा बेची जाती है तो भाई गर्भित शर्त है कि वर्णन के अनुसार होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या होगा, विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। वस्तु की विक्रय योग्यता, वस्तु वर्णन द्वारा खरीदी गई ऐसे विक्रेता से खरीदी गई जो इसी प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है तो क्या बोलेंगे अपन, वस्तु का विपणन योग्य या विक्रय होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। हेडिंग कर लेना, अंदर की लैंग्वेज चाहे खुद कर लेना। नमूने द्वारा बिक्री, वस्तु क्या है, नमूने के आधार पर बेची गई तो संपूर्ण माल नमूने के अनुसार होना चाहिए, नहीं है तो विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। वस्तुएं नमूने व वर्णन के माध्यम से बेची गई हैं, इस स्थिति में अधिनियम लागू नहीं होता यदि नमूने व वर्णन से मेल नहीं खाती तो विक्रेता जिम्मेदार। फिर लास्ट में बोल रहा है व्यापारिक प्रथा या प्रचलन। व्यापार में चल रही प्रथा या प्रचलन, गुणवत्ता या उपयुक्तता से संबंधित गर्भित शर्त व आश्वासन व्यापार में चल रही प्रथा द्वारा तय किए जाते हैं। विक्रेता इसमें चूक करे तो क्रेता सावधान रहो लागू नहीं होता। पढ़ के देखो। ठीक है ना, रेडीमेड गारमेंट वाला एग्जाम्पल है। विक्रेता दोषों को छिपाता है, मतलब झूठा प्रतिनिधित्व करता है, कपट करता है, मिथ्या वर्णन करता है। ठीक है, जब विक्रेता ने जानबूझकर दोष को छिपाया है तो फिर क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता, उस केस में विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। थ्योरी आई तो बच्चों लिख लोगे क्या, ये बताओ। क्रेता सावधान रहो पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो कर सकते हो ना, प्रैक्टिकल करा दो इसका एक। तो अब नई वाली बुक खोल रही हूँ मैं एक बार, आईसीआई वाली न्यू है ना, उसमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली। खोल दे भाई। शर्त व वारंटी, वारंटी को भी इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया कि हम इसे आश्वासन कर दें, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप तो आओ सीधे क्वेश्चन में। इसके दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, मैं करवाती हूँ आपको। देखो, एक तो ये करो क्वेश्चन नंबर 1, अभी अभी पढ़ा है आपने ऐसा। मैसर वुडवर्थ एंड एसोसिएट एक फर्म है, ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के साथ व्यापार करते हैं। गुलाब की लकड़ी, आम की लकड़ी, सोगान की लकड़ी है ना, बर्मा की लकड़ी आदि, यानी ये इसी तरीके की वस्तुओं में व्यवहार करता है, डीलर है। अब क्या हुआ, एक ग्राहक आया श्रीदास, इसने क्या बोला कि भाई बढ़ई को बताया कि भाई इतने डायमेंशन का, इतना इंच चौड़ा और 8 फीट लंबा लकड़ी का लट्ठा मांगा, और विशेष रूप से ये भी बता दिया कि लकड़ी की आवश्यकता क्यों है, लकड़ी के दरवाजे व खिड़की के फ्रेम बनाने के उद्देश्य से चाहिए। क्रेता ने विक्रेता को उद्देश्य बता दिया, दुकान के मालिक ने सहमति व्यक्त की और खरीदार की आवश्यकता अनुसार लकड़ी के टुकड़ों को काट दिया। किसकी निपुणता पर विश्वास कर रहा है, विक्रेता। और विक्रेता ने क्या किया, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे उन्हीं आयामों में काट दिया, डायमेंशन। अगले दिन बढ़ई आया श्रीदास के यहाँ, और उसने पाया कि भाई जो लकड़ी दी है ना, वो कौन सी दे दी है, आम के पेड़ की लकड़ी दे दी है, जो लकड़ी के फ्रेम वगैरह, विंडो के फ्रेम वगैरह बनाने के लिए सही नहीं है, अनुपयुक्त होगी। बढ़ई ने श्रीदास को लकड़ी के लट्ठे वापस करने के लिए कहा क्योंकि यह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। दुकान के मालिक ने वापस लेने से मना कर दिया, ये कह करके कि भाई हमने इसे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार साइज़ में काट दिया है, अब ये दोबारा नहीं बिक सकती। आपको ये बताना है, क्रेता सावधान रहो के सिद्धांत के अनुसार
खरीदार के साथ साथ विक्रेता के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। देखो बेटा, खरीदार के कर्तव्य तो मतलब क्रेता सावधान रहो, माल का चयन करते समय सावधानी बरते कि वस्तु उसके उद्देश्य के उपयुक्त होगी, नहीं है स्वयं की निपुणता पर विश्वास किया तो विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। याद आ रहा है? ये तो कर्तव्य किसके हुए? क्रेता के, खरीदार के। ठीक है, अब बात करते हैं विक्रेता के कर्तव्यों की। विक्रेता के कर्तव्य में आपको अपवाद जितने थे ना, क्रेता सावधान रहो के अपवाद, उनकी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डाल के आनी है। विक्रेता के कर्तव्य मतलब क्रेता का उल्टा, क्रेता सावधान रह रहे हो, दे रहे हैं अपन किसके अंदर भाई? क्रेता के कर्तव्यों में तो दे रहे हैं क्रेता सावधान रहो, विक्रेता के कर्तव्यों में उसके अपवादों की हेडिंग आएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ो। क्या श्री दास अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक धन वापसी या सही प्रकार की लकड़ी की डिमांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उद्देश्य बता दिया था। विक्रेता के चातुर्य निपुणता पे विश्वास किया है, विक्रेता इसी प्रकार की लकड़ियों पे व्यवहार करता है, चीज़ सही नहीं निकली विक्रेता जिम्मेदार माना जाएगा। समझ आ गई चीज़ की नहीं आई? बताओ बेटा, इसका जो आंसर पार्ट दिया हुआ है वो देखो एक बार। क्रेता सावधान रहो के बारे में पहले बताएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे खरीदार के कर्तव्य। फिर बताना विक्रेता के कर्तव्य में क्या आ रहा है, देखो आप यहाँ पे पूरे के पूरे अपवादों की हेडिंग, और फिर बता देना कि भाई इस केस के अंदर उद्देश्य बता दिया गया था, और अगर लकड़ी सही नहीं दी जाती है तो फिर श्री दास चाहें तो लकड़ी को वापस कर सकते हैं या मूल्य की वापसी मांग सकते हैं। समझ आई चीज़ की नहीं आई? बताओ, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन है तो? ऐसा एक क्वेश्चन और कराते हो, देखो 6 नंबर का है ये, इसीलिए करवाना ज़रूरी हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आ जाए तो फिर अपन को आइडिया रहे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन जो अभी कराने जा रही हूँ ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, श्रीमती गीता चावल और गेहूं की थोक दुकान पे गई, 100 किलो बासमती चावल मांगा। दुकानदार ने बोला कि इतना मूल्य लगेगा, सहमति दे दी गई। श्रीमती गीता ने जोर देकर कहा कि वह इस तरह की खरीद पर सहमत होने से पहले दुकानदार द्वारा क्या बोलते हैं, नमूना देखना चाहेंगी। नमूना दिखा दिया गया। दुकानदार ने उसे नमूने के तौर पर एक कटोरी चावल दिखाया। नमूना पूरी तरीके से चावल के अनुरूप था, चावलों से मेल खाता था, मतलब जैसा नमूना दिखाया गया है वस्तु वैसी ही दी गई है। आगे देखो, खरीदार ने इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लापरवाही से नमूने की जांच की कि भले ही नमूना है तो बासमती चावल का, लेकिन इसके अंदर लंबे और छोटे दोनों प्रकार के दाने हैं, बड़े चावल के दाने भी हैं और छोटे भी हैं। ठीक है, मिक्स है। बैग खोलने पर रसोइये ने शिकायत की कि अगर इससे मैं पकवान बनाऊंगा तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, आप तो क्या करो चावलों को वापस कर दो। अब श्रीमती गीता जो है विक्रेता के खिलाफ केस फाइल करना चाहती है कपट का, कि आप अच्छे और सस्ते वाले चावलों को मिला करके बेचते हो, धोखाधड़ी का मुकदमा करना चाहती है। क्या वह सफल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नमूना दिखाया था, संपूर्ण माल नमूने के अनुसार है। गलती किसकी है? गीता की। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ। अब आगे देखो, माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिकायत निवारण के लिए क्या श्रीमती गीता के पास कोई विकल्प है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? खुद की लापरवाही से लॉ में कोई विकल्प नहीं मिलता। अब इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, देखो, यदि श्रीमती गीता चावल की लंबाई के बारे में सटीक आवश्यकता बताती तो आपका क्या उत्तर होता? तब मिल जाता। तब क्या होता? वर्णन संबंधित गर्भी शर्त भंग हो जाती, फिर वहां विक्रेता जिम्मेदार माना जाता। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा। तो इसका आंसर पार्ट जो है वो भी एक बार देखो। आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो, नमूने संबंधित गर्भित शर्त के तीनों पॉइंट देके आना कि नमूने के अनुसार वस्तु बेची गई, 3 बातें पूरी होनी चाहिए। संपूर्ण माल नमूने के अनुसार होना चाहिए, क्रेता को मिलान का अवसर मिलना चाहिए, और यहाँ तीसरा दिया नहीं है पर तुम देके आना कि भाई जो वस्तु है वो गुप्त दोषों से मुक्त होनी चाहिए। तीनों देके आना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देना जो आपने पढ़ा है कि भाई उसने सही से नहीं देखा, उसकी लापरवाही है, इसलिए यहाँ पर कोई हर्जाने नहीं मिलेंगे। शिकायत निवारण का उसके पास कोई समाधान नहीं है, पर अगर बता देती तो वर्णन संबंधित गर्भी शर्त भंग हो जाती, वहाँ पे हर्जाने मिल जाते।
क्लियर है कि नहीं है बताओ बेटा, कर लोगे आया ऐसा क्वेश्चन तो? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना एक बार, कौन सी गर्भी शर्त भंग हुई है बताना। खतरनाक क्या है? ब्रेड? ब्रेड कोई खतरनाक वस्तु थोड़ी ना है। 6 पढ़ना है, 6 खाने या पीने की चीज है भाई, किसमें जाएगी? पूर्णता संबंधित गर्भी शर्त, याद आ रहा है? खाद्य पदार्थ वगैरह खरीद रहे हो तो विपणन योग्य होने के साथ साथ खाद्य योग्य भी होना जरूरी है, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा है? थर्ड वाला, टूरिस्ट उद्देश्य के लिए चाहिए, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहता है, सेंट्रो कार पकड़ा दी, मारुति की कार पकड़ा दी, उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, याद आ रहा है? शर्त भंग हुई है, शर्त भंग हुई है। आपको प्रकार भी नहीं देना, आपने टॉपिक कहाँ पढ़ा था? शर्त के उदाहरण में। तो ये सीधे बोलेगा शर्त भंग हुई है। क्या उपचार है भाई? अनुबंध समाप्ति, माल वापसी, या फिर फोर्थ पढ़ना एक बार। सेंसिटिव स्किन है, संवेदनशील, कोर्ट रिएक्शन कर गया। विक्रेता को ये बात नहीं बताई थी भाई, विक्रेता को कोई सपने थोड़ी ना आते तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। क्रेता सावधान रहो, क्रेता सावधान रहो। समझ में आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? अब इसका आखिरी क्वेश्चन ये कर लो, मतलब खत्म। ये और बता दो मुझे, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कर सकते हो लेकिन। ए ने माल बेचा है बी को नमूने के आधार पर, ठीक है? बी ने बेचा किसको? सी को नमूने के आधार पर। सी ने बेचा डी को नमूने के आधार पर। डी जागरूक था, डी ने देख लिया कि वस्तु नमूने के अनुसार नहीं है, ठीक है? अब ये वस्तु वापस करेगा सी को। ये तो कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता बताओ? क्योंकि इसके लिए तो नमूने संबंधित गर्भी शर्त भंग हुई है, माल नमूने के अनुसार नहीं है, इसका अधिकार बनता है कि ये वस्तु वापस कर सकता है और जाने ले सकता है, या फिर दोनों। यहां तक समझ आया कि नहीं है बताओ? अब देखो बाकी की बात करते हैं अपन, तो बी और सी की। आपसे पूछा गया है इनके पास क्या उपचार है, इन्हें सलाह दो। वापस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हट जाने मिलेंगे। तुमने पढ़ा था धारा 13, कब शर्त भंग आश्वासन के समान हो जाएगी? इसके अंदर तीसरा पॉइंट याद आ रहा है? वस्तु विभाजन योग्य नहीं है, अनुबंध विभाजन योग्य नहीं है और वस्तु को प्रयोग में ले लिया गया है। इसने क्या किया? इसने ये नहीं पकड़ा कि वस्तु नमूने के अनुसार नहीं है, इसने वस्तु को आगे बेचा है, इसने भी वस्तु को आगे बेचा है। इनके लिए नमूने संबंधित गर्भी शर्त भंग नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं? हट जाने। माल वापसी का अधिकार बी और सी के पास नहीं है, क्योंकि शर्त भंग आश्वासन भंग के समान बन गई, और शर्त भंग आश्वासन भंग के समान बन गई मतलब आप अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या ले पाओगे? हट जाने। याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ? तो ये अपन ने यहाँ पे कवर किया है। अच्छा 2 मिनट लगेगी, धाराएं लिख लो इसकी, कि यूनिट 2 में धाराएं कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं, कहीं भी नोट डाउन करो एक बार। यूनिट अच्छे से ही कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्न पे फिर अपन नई यूनिट लेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखो धारा नंबर, धारा शुरू करते हैं 12(2), 12(3). 12(2) किसकी थी? शर्त की। 12(3) किसकी थी? आश्वासन। फिर आई थी धारा नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कब शर्त भंग आश्वासन भंग के समान मानी जाएगी। याद आ रहा है? ये थी तुम्हारी धारा नंबर 13।
इसके बाद में अब देखो गर्भित शर्तों की धाराएं हम लेंगे। इसके अंदर सिर्फ वही करवा रही है जो क्वेश्चन में तुम्हारे काम आती है। धारा 15, धारा 15 में क्या क्या है देखो, वर्णन संबंधित गर्भित शर्त, वर्णन एवं नमूने संबंधित गर्भित शर्त। यानी वर्णन वर्ड आ जाए ना तो धारा 15 लगती है, याद रहेगा। वर्णन शब्द आ जाए तो क्या लगेगी, धारा 15। ठीक है, अब आ जाओ धारा नंबर 16। धारा 16 में 3 चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले तो क्रेता सावधान रहो, कैवेट एम्प्टर। ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर लिखो गुणवत्ता व उपयुक्तता की गर्भित शर्त। गुणवत्ता व उपयुक्तता की क्या चीज, कौन सा, इनमें से कोई भी आ जाए धारा 16 ही लगेगी, सेम है ये गर्भित शर्त। 3 चीजें दी हुई है धारा 16 में। हाँ, तो अपवाद भी वही चल रहा था ना, गुणवत्ता उपयुक्तता वाला, वो इसी में था धारा 16 में। फिर लास्ट लिखो विपणन योग्यता, विपणन योग्यता संबंधित गर्भित शर्त। विपणन योग्यता संबंधित गर्भित शर्त, ये कहाँ दी हुई है, धारा नंबर 16 में। धारा 17 लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मिसेस गीता वाली केस स्टडी की थी, नमूने के आधार पर विक्रय, नमूने संबंधित या नमूने द्वारा विक्रय लिख लो सीधे, नमूने संबंधित गर्भित शर्त है धारा 17। इतने कर लो, मोर देन इनफ है। तो इस यूनिट के मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बता दिए और प्रैक्टिकल भी बता दिए। अपन अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, जब भी अपन मिलेंगे अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। फर्स्ट यूनिट में नॉर्मल केस स्टडीज है, आप खुद भी करोगे तो कर लोगे। इसमें अच्छी थी तो मैंने बोला मैं करवा देती हूँ, फिर भी टाइम मिलेगा तो बीच बीच में अपन लेते रहेंगे। ठीक है, अभी तो एक बार स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया ना? ठीक है, आज यहाँ तक कर लो। कोई क्वेरी है बेटा? एनीवन? मैम अगर कोई महिला कार खरीद कर लाई है, समझकर हार खरीद के लाएगी, समझने का है भैया। यहाँ पर जो है ना, महिला खुद जिम्मेदार है, दुकानदार नहीं है। सामान्य नियम कहता है क्रेता सावधान रहो, ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है अपनी बुक में, एमसीसी वाले में। और कोई क्वेरी है बेटा किसी की? मोनू, अंकित, आयुषी, अर्पिता, एनीवन? नहीं? तो हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करो। चलो।